नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 12 बजने में अभी 1 मिनट बाकी था। 30 को 31 अगस्त बनने में कुल 60 सेकंड बचे थे, मगर तय मियाद और मोहलत से पहले ही अमेरिकी सैनिकों की आखिरी टुकड़ी अफगानिस्तान की सरजमीन को छोड़ देती है और इसके साथ ही अमेरिका का अफगानिस्तान का 20 साल का सफर खत्म हो जाता है। मगर इन 20 सालों में अमेरिका ने क्या पाया? तो कायदे से कहें तो 1945 के बाद अमेरिका की किसी जंग में ये 5वीं बड़ी हार है। काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आखिरी अमेरिकी जहाज C-17 कार्गो रनवे पर तैयार खड़ा था। अफगान में मौजूद अमेरिकी सैनिकों का बेड़ा जहाज में सवार हो चुका था। यहां तक कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर रॉस विल्सन भी प्लेन में बैठ चुके थे। अब बस एक शख्स का इंतजार था। 82 एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर, अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद अमेरिका के आखिरी सैनिक अफसर, यूएस आर्मी के मेजर जनरल क्रिस डोनाहू। थोड़े से इंतजार के बाद क्रिस कार्गो प्लेन में सवार हो जाते हैं और प्लेन काबुल एयरपोर्ट छोड़ देता है। और इसके साथ ही 30 अगस्त 2021 को पूरे 20 साल बाद अमेरिका का अफगान सफर खत्म हो जाता है, तय मोहलत से एक दिन पहले ही। अमेरिकी सैनिकों की आखिरी टुकड़ी बेशक रात के अंधेरे में अफगान को अलविदा कह रही थी, लेकिन तालिबान उन्हें जाते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। दरअसल डेडलाइन करीब आने से पहले ही तालिबान के 2 स्पेशल फोर्स फतेह जवाक और बदरी के सैनिक एयरपोर्ट की दहलीज पर डट चुके थे। इधर आखिरी अमेरिकी जहाज ने उड़ान भरा, उधर तालिबान के दोनों स्पेशल फोर्स के सैनिक काबुल एयरपोर्ट के अंदर थे। अगले कुछ घंटों में ही पूरे एयरपोर्ट पर अब तालिबान का कब्जा था। एयरपोर्ट पर कब्जा करते ही तालिबान लड़ाकों ने गोलियां दागकर जश्न मनाया। अमेरिकी सैनिकों की विदाई की खबर अब तक पूरे काबुल में फैल चुकी थी। अब एयरपोर्ट के साथ साथ काबुल की सड़कों पर भी जश्न और आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। काबुल एयरपोर्ट को पूरी तरह कब्जे में लेने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एयरपोर्ट पर ही मीडिया से बात की। हालांकि अमेरिका अफगान से लौट चुका है, उसका हर सैनिक अफगान छोड़ चुका है, लेकिन अब भी अफगान में बहुत से विदेशी फंसे हुए हैं। इनके अलावा वो अफगानी भी फंसे हैं जिन्हें तालिबान से खतरा है। अफगान से निकलने का आखिरी रास्ता और आखिरी उम्मीद यानी काबुल एयरपोर्ट भी अब तालिबान के हाथों में जा चुका है। आने वाले दिनों में इस एयरपोर्ट पर उड़ानों की शक्ल सूरत क्या होगी, कौन कौन से जहाज उड़ेंगे या उतरेंगे, कौन कौन से देश अपने जहाज भेजेंगे, यह भी साफ नहीं है, क्योंकि अब काबुल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल तालिबान के हाथों में है। हालांकि इसी एयरपोर्ट पर जाते जाते अमेरिका ने अपने 73 जहाज छोड़ दिए हैं, लेकिन उन्हें यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि इन सारे जहाजों की वो हालत कर दी कि तालिबान क्या, दुनिया का कोई भी देश अब इसे दोबारा उड़ा नहीं सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हेड जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि 73 एयरक्राफ्ट जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखे हैं उन्हें डिसेबल कर दिया गया है। मैकेंजी ने कहा कि ये विमान अब कभी नहीं उड़ेंगे, इन्हें कभी भी कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा।
हालांकि इनमें से ज्यादातर विमान मिशन के लिहाज से नहीं बनाए गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें कभी कोई उड़ा नहीं सकेगा। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time, and the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. वैसे अमेरिका के जाते ही तालिबान ने एक बार फिर अपना असली रूप दिखाने में देरी नहीं की। एक अफगानी नागरिक जो अमेरिकियों का ट्रांसलेटर था, उसे एक हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दे दी। वहीं दूसरी तरफ हजारा समुदाय के 14 लोगों को एक साथ मार डाला। अमेरिका की वापसी के साथ ही अब ये सवाल सर उठाएंगे कि इन 20 सालों में अमेरिका कितना हारा, कितना जीता, या सिर्फ हारा ही हारा। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसके पास सबसे आधुनिक सेना है, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और सबसे आधुनिक एयरफोर्स है, वो तालिबान से जीत क्यों नहीं पाया? क्योंकि 20 साल पहले जब अमेरिका अफगान में पहुंचा तब भी तालिबान था, और 20 साल बाद अब जब अमेरिका की विदाई हुई है तब भी तालिबान मौजूद है। वैसे अमेरिका को बचाने वाले कह सकते हैं कि इन 20 सालों में अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि मार भी डाला, अलकायदा को जड़ से उखाड़ फेंका, उसके तमाम बड़े आकाओं को या तो मार डाला या गिरफ्तार कर लिया, अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचों का विकास किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उभार कर सामने लाया। लेकिन इतिहास ये बताता है कि अफगानिस्तान के अलावा सीरिया, इराक और यमन में भी अमेरिका आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में नाकाम रहा है। 20 साल बाद फिर से तालिबान की जंग में जीत और उसका सत्ता में वापस लौटना अमेरिका की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। इतिहास पर नजर डालें तो 1945 तक अमेरिका ने लगभग सभी युद्ध जीते थे, लेकिन 1945 के बाद से अमेरिका ने बहुत कम ही जंग में जीत हासिल की है। 1945 के बाद से अमेरिका ने 5 बड़ी जंग लड़ी: कोरिया, वियतनाम, खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान। इस दौरान उसने कुछ छोटे युद्ध भी लड़े, जिनमें सोमालिया, यमन और लीबिया शामिल है। 1991 के खाड़ी युद्ध को छोड़ दें, जिसे अमेरिका के लिए कामयाब माना जा सकता है, तो अमेरिका ने बाकी सभी जंगों में शिकस्त ही खाई है। शिकस्त तो छोड़िए, बेनगाजी, सोमालिया, सैगोन और अब अफगान से जिस बेबसी और लाचारगी के आलम में अमेरिकी फौज लौटे हैं, वो अमेरिका के लिए और भी शर्मनाक है। पर सवाल ये है कि आखिर अमेरिका युद्ध हार क्यों जाता है? तो विशेषज्ञों की माने तो इसकी कई वजह है, और इनमें एक सबसे बड़ी वजह है स्थानीय संस्कृति को नहीं समझ पाना। इराक, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान जैसी लड़ाइयां एक तरह से गृह युद्ध थे। इन जंगों में सिर्फ ताकत या भौतिक शक्ति जीत की गारंटी नहीं होती, खास तौर पर जब अमेरिका जैसा देश स्थानीय संस्कृति से अनजान है और एक ऐसे दुश्मन से लड़ता है जो अधिक जानकार और अधिक कट्टर है। अफगानिस्तान में अमेरिका का सामना मुश्किल इलाकों से हुआ। इतनी सारी घाटियों, पहाड़ों और गुफाओं में खुफिया ठिकानों से तालिबान गहराई से वाकिफ था, लेकिन अमेरिकी सैनिक नहीं। जब भी अमेरिकी सैनिकों को कोई खतरा नजर आता तो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके इलाके पर बुरी तरह से बमबारी करते और पूरे इलाके को तबाह कर देते। मगर जान की परवाह न करने और अपनी विचारधारा के लिए जान देने वाला तालिबान आखिरकार अमेरिकियों को भगाने में कामयाब रहा। दरअसल तालिबान ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि तालिबान इसे सिर्फ देश की लड़ाई नहीं बल्कि धर्म युद्ध बनाने में भी कामयाब रहा। तालिबान के पास एक मकसद था, धार्मिक, जातीय और राष्ट्रवादी अपीलों का हथियार था। इसके उलट अफगान सरकार लोकतंत्र या मानवाधिकारों या एक राष्ट्रवादी अपील के आधार पर कामयाब होने में नाकाम रही।
वैसे अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त जरूर मिली है, लेकिन तालिबान की सत्ता में वापसी, रूस और चीन से तालिबान की करीबी और अफगानिस्तान में रूस चीन की बढ़ती दिलचस्पी अमेरिका को अफगान से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकती। वैसे भी एक ओसामा बिन लादेन को छोड़ दे तो अफगान का विकास, लोकतंत्र, मानवाधिकार और महिलाओं की शिक्षा वगैरह तो बस एक बहाना था। अफगान में अमेरिका का सबसे बड़ा खेल तो चीन और रूस को अफगानिस्तान से दूर रखना था। मगर अब अफगान से विदाई के बावजूद अमेरिका की कोशिश होगी कि किसी भी तरह चीन और रूस को अफगानिस्तान से दूर रखा जाए। बहुत मुमकिन है इसके लिए अमेरिका को एक बार फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़े, क्योंकि पाकिस्तान का तालिबान पर बेहद गहरा असर है। सुप्रतीम बनर्जी और सुरभि तिवारी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। क्या अमेरिकी सैनिकों की अंधेरी विदाई के साथ ही अमेरिका की अफगानिस्तान की कहानी खत्म हो गई? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। अमेरिका बेशक अफगानिस्तान से लौट चुका है, लेकिन अफगानिस्तान में उसकी दिलचस्पी अब खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से तालिबान के सर पर रूस और चीन ने अपना हाथ रख दिया है, उससे अमेरिका की फिक्र बढ़ गई है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस इलाके में रूस और चीन का दबदबा हो। बस यही वजह है कि किसी और शक्ल में ही सही, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान की तरफ पलटेगा जरूर। अमेरिका को फिक्र इस बात की भी है कि कहीं अफगानिस्तान एक बार फिर से ऐसे चरमपंथी संगठनों का अड्डा न बन जाए जो अमेरिका के अंदर या बाहर अमेरिकी दूतावासों या इसके फौजी अड्डों को निशाना बनाए। दरअसल अफगानिस्तान हर दौर में महाशक्तियों के लिए इसलिए अहम रहा है क्योंकि मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में दाखिल होने का दरवाजा अफगान से ही खुलता है। अफगानिस्तान से होकर पश्चिम एशिया जाया जा सकता है तो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के लिए भी रास्ता यहाँ से जाता है। अफगान की सीमा चीन से भी लगती है। ईरान भी अफगान का पड़ोसी है। ईरान से होकर फारस में जाकर यूरोप पहुंचा जा सकता है। पूर्व में पाकिस्तान से अफगान की लंबी सीमा मिलती है। भारत के लिए भी मध्य एशिया में जाने का रास्ता अफगानिस्तान से होकर ही जाता है। भारत चाहे पाकिस्तान होकर मध्य एशिया जाए या फिर ईरान होकर, गुजरेगा अफगानिस्तान होकर ही। हालांकि भारत से अफगान की सीमा नहीं मिलती है, लेकिन पीओके के जिस गिलगित बाल्टिस्तान पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है वो अफगानिस्तान की सीमा को छूती है। यानी अगर पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हो जाए तो अफगान और भारत की सीमा एक दूसरे से मिल जाएगी। अब अफगान तालिबान के हवाले है, पर तारीख गवाह रहा है कि अफगान में मुल्क की पहचान से ज्यादा इलाकाई और जनजातीय पहचान हावी है। पख्तून, ताजिक, हजारा, उज़्बेक, तुर्कमान जैसी जनजातियों की बहुसांस्कृतिक पहचान के बीच यहाँ राष्ट्रीय पहचान का पनपना हमेशा मुश्किल रहा है। लिहाजा सैकड़ों सालों से ये देश अंदरूनी संघर्षों से जूझता रहा है। इसीलिए अफगान की सरजमीन पर एक अफगानिस्तान की बात नहीं होती। दर्जनों संगठनों और लड़ाके इसकी मिट्टी पर पनपते हैं। हजारों मिलिशिया पैसे के लिए लड़ते हैं, जिनके लिए राष्ट्रीय अस्मिता से ज्यादा महत्वपूर्ण जातीय और क्षेत्रीय अस्मिता है। इसीलिए इस मुल्क में कभी अमीर की हुकूमत रहती है तो कभी तालिबान पनपता है, तो कभी अहमद शाह मसूद, हिकमत यार और हक्कानी जैसे लड़ाके अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं। पर फिलहाल की तस्वीर और सच ये है कि 20 साल बाद अफगान में एक बार फिर से तालिबान है। सुप्रतीम बनर्जी और सुरभि तिवारी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।